नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज में। और आज की इस वीडियो में धमाकेदार समास के टॉपिक को करने जा रहे हैं हम लोग। आपने इससे पहले बचपन से समास का टॉपिक बहुत बार किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर आपका समास का 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर। ठीक है, आज मैं समास की पूरी जन्म कुंडली आपके सामने खोल के रख दूंगा, जो कि एक आसान ट्रिक के साथ, और बहुत सारी ऐसी चीजें जानने का मौका मिलेगा जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी। मतलब ये समझ लीजिए कि आज समास का टॉपिक करने के बाद आपको दोबारा जिंदगी में कभी समास का टॉपिक नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, और आप कभी भूलोगे नहीं है। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और वो भी मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट टॉपिक। मतलब इसके अलावा आपको कुछ और समास के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास बेसिकली होता क्या है, जिसको इंग्लिश में हम कंपाउंड कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाए तो उसको उस मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी दो शब्द हों या दो से अधिक शब्द हों, उनको अगर हम एक साथ कनेक्ट कर दें तो उसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे। इंग्लिश में समास को कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो देश के लिए भक्ति। अब यहां पर देखो 3-4 शब्द आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमने सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल कर लिया, जो कि है हमारे लिए देशभक्ति। ठीक है, इसलिए समास का यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मृत्यु का दंड, अगर हम मृत्यु का दंड की बात करें तो यहां पर हम का हटा देंगे, और का हटाने के बाद मृत्यु दंड एक साथ हो जाएगा ये टॉपिक, और यहां पर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, मृत्यु दंड। तो दैट मीन्स काफी सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके जब एक सिंगल वर्ड बना दिया जाता है तो उसको डायरेक्टली हम समास कहते हैं। आई गेस आप लोगों को यह समझ में तो जरूर आ गया होगा कि समास होता क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप की तरफ। तो समास के डायरेक्टली अगर बात करें तो समास के 6 टाइप होते हैं बच्चों। एक होता है अव्ययी भाव समास, सेकंड होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, देन उसके बाद द्वंद्व समास, देन उसके बाद बहुव्रीहि समास। अब ये 6 के 6 टाइप होते क्या है, ट्रिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और आपके एग्जाम में, चाहे आप टीचिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे नॉन टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो, डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस, कोई भी एग्जाम, सभी में, टीचिंग के हर एक एग्जाम में हिंदी तो कंपलसरी है ही। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो समास को पहचानने की ट्रिक सबसे पहले देखते हैं। तो अव्ययी भाव समास बेसिकली होता क्या है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो। उपसर्ग आपको पता है, उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक। उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ती है चीजें, और प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ती हैं। तो उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ी हो चीजें, तो उसको हम कह सकते हैं अव्ययी भाव समास होता है। और इसकी ट्रिक का अगर हम ध्यान रखें तो पहला पद इसका छोटा होता है। ठीक है, पहला पद छोटा होता है, जिसमें कि यथा लिखा होगा, प्रा लिखा होगा, प्रति लिखा होगा, निर लिखा होगा, आ लिखा होगा, अन लिखा होगा या भर लिखा होगा। इनमें से कोई भी वर्ड अगर किसी भी शब्द के आगे लगा हुआ है तो आप बिना किसी डाउट के अव्ययी भाव समास उसको कह सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें यथा प्लस शक्ति, तो यहां पर यथा लगा है तो दैट मीन्स क्या बन जाएगा, ये यथा शक्ति बन जाएगा। इसी तरीके से प्रति प्लस दिन, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रतिदिन बन जाएगा। देखो यथा भी आ रहा है, प्रति भी आ रहा है यहां पर, है ना। भर पेट, अब यहां पर भर भी अगर आ जाएगा तो दैट मीन्स ये भी अव्ययी भाव समास है, तो यहां पर भर पेट लिख दिया हमने। आ जन्म, देखो आ आया है इसके स्टार्टिंग में, देखो, और आपकी ट्रिक के अंदर भी आपको पता चल रहा है कि भाई आ लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स आ जन्म भी यहां पर अव्ययी भाव समास है। इसी तरीके से आमरण, ठीक है, तो यहां पर भी अगेन आ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दैट मीन्स एक छोटा पद आया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, आमरण कहेंगे। तो आई गेस आपको समझ में आ गया अव्ययी भाव समास क्या है, जिसके आगे उपसर्ग जुड़ा हो। ठीक है, और पहला पद क्या होता है, इसका छोटा होता है। ठीक है, और उस शब्दों की बात करें, उस पद की बात करें, या तो यथा लिखा होगा, या प्रा लिखा होगा, या प्रति लिखा होगा, या निर लिखा होगा, या आ लिखा होगा, या अन लिखा होगा, या भर लिखा होगा। इनमें से कोई भी एक चीज जरूर लिखी होगी। ठीक है, चलिए इसमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, कि एक ही शब्द कई बार आए, यानी किसी शब्द को पुनरुक्त किया जाए, यानी उसको दोबारा लिखा जाए, तो भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि हाथों हाथ, अब यहां पर हाथ प्लस हाथ सेम ही वर्ड है, 2 बार लिखा हुआ है, तो हाथों हाथ ये भी एक अव्ययी भाव का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, रातों रात ये भी एक अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है। रात प्लस रात को मिलाकर के रातों रात कर दिया। दिनों दिन, मतलब सिमिलर वर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर अपोजिट होगा तो वो फिर द्वंद्व में चला जाएगा। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा उसको। आगे बात करते हैं दिनों दिन, यानी दिन प्लस दिन, ये भी मिलाकर के क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये इसको द्वंद्व ना समझ के आपको अव्ययी भाव ही समझना, अगर सेम वर्ड है, एक ही शब्द बार बार पुनरुक्त हो जाए तो।
ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अव्ययी भाव हमारा क्लियर हो जाता है यहां पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जिसका नाम है तत्पुरुष। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तत्पुरुष समास से ही आते हैं आपको। ठीक है, तो समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के, लिए, में, पर, से, मतलब कहने का मतलब यह है कि तत्पुरुष समास वो समास होता है जब उस समास का विग्रह करते हैं हम, यानी समास के शब्दों को अलग अगर हम करते हैं तो उनमें से कोई कारक चिन्ह जरूर निकलेगा। कारक चिन्ह आपको पता है, का भी होता है, की भी होता है, को भी होता है, के भी होता है, लिए भी होता है, में भी होता है, पर भी होता है और से भी होता है। जैसे रंगमंच, रंग के लिए मंच। ठीक है, तो के निकल करके आया यहां पर। वनवास, वन में वास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो देखो यहां पर से भी आया हुआ है ना। तो इसी तरीके से तत्पुरुष समास होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको तत्पुरुष समास के भी 6 के 6 भेद मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेंगे कर्म तत्पुरुष की। आपको अगर कारक चिन्ह याद है तो सबसे बहुत बढ़िया बात है। जैसे आपको 101% चीजें समझ में आ जाने वाली है तत्पुरुष समास की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के अंदर को का लोप होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर यश प्राप्त को अगर हम विग्रह करेंगे तो यहां पर क्या निकल करके आएगा, यश को प्राप्त। ठीक है, तो यहां पर कर्म तत्पुरुष आपके सामने ये क्लियर हो जाता है कि भाई अगर को का लोप हुआ है तो दैट मीन्स वो एक कर्म तत्पुरुष की ही पहचान है। कर्ण तत्पुरुष की चलते हैं, से या के द्वारा का लोप होता है इसके अंदर। जैसे यहां पर लिखा भयभीत, अगर आप इसका विग्रह करते, सामासिक विग्रह करते हैं तो क्या है भयभीत का, भय से भीत, तो दैट मीन्स इसके अंदर से का लोप हुआ है, तो कर्ण वहां पर एग्जाम्पल हो सकता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी द्वारा ही आएगा इसके अंदर, तो यहां पर भी हमारे लिए द्वारा का एग्जाम्पल लेकर के हमने कर्ण तत्पुरुष को भी क्लैरिफाई कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, यानी इसके अंदर के लिए का लोप होता है। ठीक है, यानी इसका विग्रह करने पर के लिए जरूर आएगा। ठीक है, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, यानी जहां पर हम विद्या हासिल करते हैं उसके लिए जो कमरा बना हुआ है, जिसके लिए जो ऐसी जगह है जिसके अंदर हम जाकर के विद्या ग्रहण करते हैं, इसलिए उसको विद्यालय कहा गया। तो दैट मीन्स विद्यालय का अगर सामासिक विग्रह करेंगे तो के लिए, ठीक है, इसके अंदर निकल करके आएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अपादान यहां पर भी से के लिए आता है, लेकिन अपादान में अलग होने के लिए होता है ये। ठीक है, जैसे कि धनहीन, धन से हीन, मतलब ये अलग हो रहा है ना, धन से अलग हो रहा है, इसलिए उसको धनहीन कहा गया। तो ये से अलग होने के लिए। ठीक है, एक ऊपर जो से था वो अलग होने के लिए नहीं था। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहां पर कर्ण तत्पुरुष के अंदर भी भय से भीत, यहां पर अलग होने के लिए नहीं है। ठीक है, वो इंक्लूड होने के लिए था यहां पर, लेकिन अलग होने के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं संबंध तत्पुरुष। का, के, की का लोप होता है इसके अंदर। ठीक है, देशवासी, देश का वासी। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, तो दैट मीन्स का, के, की ये एक ही साथ आते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष। दैट मीन्स ये संबंध बताने के काम आ रहा है। देशवासी यानी देश का वासी, घुड़दौड़ मतलब घोड़े की दौड़। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष को जब आप ओपन करेंगे, उसका सामासिक विग्रह करेंगे, तो इसके अंदर क्या निकल कर आएगा, में निकल करके आएगा या पर निकल करके आएगा। ठीक है, तो में या पर का लोप होता है इसके अंदर। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक मतलब लोगों के अंदर, लोगों के बीच में प्रिय होना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो में या पर का लोप होता है। तो आई गेस आप लोगों को तत्पुरुष ट्रिक्स के साथ समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, अगर आप अधिकरण तत्पुरुष ध्यान रख रहे हैं तो बस ये ध्यान रखिए कि में और पर आता है इसके अंदर। ठीक है, संबंध का, के, की, है ना, आपने कारक चिन्ह तो आपको पता ही होंगे, तो वही सेम कारक चिन्ह तो यहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। मतलब इसके 2-3 तरीके हैं इसको समझने के, क्योंकि कर्मधारय सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है और बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये लगता है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य, यानी या तो इसका उत्तर पद प्रधान होगा, दूसरी चीज विशेषण या विशेष्य होगा, यानी एक विशेषता बताई जा रही होगी और एक किसी की जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होगा विशेष्य जिसको बोलते हैं, या उपमान, उपमेय, वही सेम बात ही होती है। ठीक है, का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। इसमें डायरेक्टली अगर हम बात करें तो शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। इसकी एक ट्रिक है
कि आप कैसे लगा करके देखो, यदि उत्तर मिल जाता है तो कर्मधारय समास होगा। जैसे कि विग्रह करने पर मध्य में है जो या के समान, तो आपको ट्रिक भी ध्यान रखनी है कि है जो या के समान, इन दोनों में से कोई चीज जरूर आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मृग नयन, मृग नयन का दूसरा पद है नयन। अब नयन के साथ कैसे लगा करके देखते हैं हम, नयन कैसे है, मृग के समान। तो देखो यहां पर के समान भी आ गया और हमने क्वेश्चन करा और आंसर भी मिल गया हमें, है ना। तो काफी सारे तरीके हैं कर्मधारय समाज को पहचानने के। नीला अंबर, ठीक है, नीला अंबर, नीला है जो अंबर, देखो यहां पर है जो आया। नील कमल, नीला है जो कमल। चरण कमल, कमल के समान चरण। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है। नरसिंह, सिंह के समान नर। तो यानी के समान है जो, के मतलब विग्रह करने पर ऑटोमेटिकली आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी, किस तरीके से वो देखने को मिलेगी। अब आप लोगों को ये पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, तो इस पीडीएफ को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक पड़ा होगा, उससे आप इस पूरी वीडियो को का जो पीडीएफ यूज हो रही है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट द्वंद्व समास की। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा लगता हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसकी एक खास पहचान ये भी होती है कि योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। योजक चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो बस इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और, तथा, या, अथवा, इनमें से कोई ना कोई चीज जरूर निकलती है अगर विग्रह करते हैं तो, ठीक है। ट्रिक इसकी है कि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी अपोजिट वर्ड को लिया जाता है इसके अंदर। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब ही अपोजिट होता है, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ जो होती चीजें, ठीक है। लेन देन, देखो एक दूसरे के अपोजिट है ना, और बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसको दोनों का विग्रह करें तो लेन तथा देन आ जाएगा ना, है ना, बस सिंपल। या लेन या देन, एक चीज दोनों में से निकल कर आ जाएगी, या भी लगा आ जाएगा या तथा भी लगा आ सकता है और भी लगा सकता है। दाल रोटी, दाल और रोटी, देखो विग्रह करने पर और भी आ रहा है, योजक चिन्ह भी लगा हुआ है और दोनों ही पद प्रधान है, दोनों इक्वल रैंक के हैं। अच्छा बुरा, यहां पर भी सेम ही है, ठीक है, कि अच्छा बुरा एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अच्छा और बुरा, या अच्छा या बुरा कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर इसको विग्रह करने पर भी आपको सेम चीज नजर आएगी। ऊंचा नीचा, ठीक है, ऊंचा या नीचा। देश विदेश, देश और विदेश, ठीक है। दिन रात, दिन या रात, ठीक है। धर्म अधर्म, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, योजक चिन्ह भी लगा हुआ है और दोनों सेम ही इक्वल रैंक के ही वर्ड हैं, ठीक है। अब यहां पर धीरे धीरे अगर लिखा हो, ठीक है, क्योंकि योजक चिन्ह भी लगा होता है उसके अंदर, लेकिन अभी मैंने आपको अव्ययी भाव समास में समझाया था कि जब धीरे धीरे लिखा है, यानी कोई एक वर्ड दो बार लिखा हो और बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो अव्ययी भाव समास होगा, ना कि वो द्वंद्व समास होगा। तो आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया कि अगर कॉमन वर्ड के बीच में योजक चिन्ह लगा है तो वो अव्ययी भाव है, ठीक है। चलिए द्विगु समास पे चलते हैं। काफी बच्चों के बीच में पॉपुलर है ये और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इससे, लेकिन सबसे आसान यही है। देखो एक ही लाइन में मैंने इसको समझा रखा है क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्या होती है, और संख्या मतलब इसी से पहचान सकते हो कि पहला पद संख्या मिल जाए बस हो गया काम। लेकिन संख्या दो जगह पर होती है, ठीक है। इससे अलग बहुब्रीहि में भी संख्या होती है, लेकिन उसको पहचानने का तरीका अलग है। और यहां पर जो संख्या होती है ये किसी समूह का बोध कराते हैं, यानी किसी ग्रुप के बारे में इंडिकेट करते हैं ये, ठीक है। जैसे पंचवटी, ठीक है, 5 वृक्षों का समूह, ठीक है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, सभी में देखो मैं समूह की बात कर रहा हूं। 2 राहा, 2 रास्तों का समूह, ठीक है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, ठीक है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, है ना। तो जब भी किसी समूह की बात हो और स्टार्टिंग के अंदर कोई नंबर लिखा हो, संख्या लिखी हो, तो वो द्विगु समास कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, ठीक है, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं है बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, यानी दोनों पद प्रधान नहीं है बल्कि वो क्या कर रहे हैं, तीसरे पद की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, देवी देवताओं के नाम होते हैं, ठीक है, या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनमें से कोई एक चीज हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, मतलब उनसे मीनिंग नहीं जाएगा, डायरेक्टली किसी और की तरफ मीनिंग जाएगा, ठीक है। जैसे त्रिनेत्र, अब आप सोच रहे हो त्रि लगा हुआ है यहां पर, तो ये तो द्विगु हो सकता था, लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये किसी समूह को नहीं बता रहा, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहां पर नहीं होनी चाहिए आपको, बल्कि ये किसी तीसरे के बारे में बता रहा है। हम त्रिनेत्र किसको कहते हैं, 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र किसके हैं, शिव जी के 3 नेत्र हैं, है ना। तो देवी देवताओं के नाम से भी आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर
जो आपको संख्या दी गई है वो किसी समूह का बोध नहीं करा रही, ठीक है, बल्कि तीसरी चीज के तरफ डायरेक्शन दे रही है। हम हमेशा शिव जी के लिए त्रिनेत्र इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी के लिए करते भी नहीं है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी पेट जिसका लंबा है। किसका पेट लंबा है? गणेश जी का, तो गणेश यहां पर हो जाएगा। दशानन, दश है मुख जिसके, किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दशानन? रावण के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स यहां पर भी दशानन जो है वो एक बहुव्रीहि समास का ही हिस्सा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दिगु के बीच में और बहुव्रीहि के बीच में। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीले वस्त्र कौन पहनता है? कृष्ण जी पहनते हैं, तो कृष्ण जी के लिए लगाया गया, ठीक है। चतुर्मुख, देखो यहां पर भी चार की बात हो रही है ना, संख्या की बात हो रही है, लेकिन चार मुख है जिसके, किसके हैं? ब्रह्मा के हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समास अच्छे से समझ में आया होगा। और इस छोटी सी वीडियो को अगर आप चाहें तो 2-3 बार जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी बेटर क्लैरिफिकेशन हो सके। और इस पूरी पीडीएफ को पाने के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है गूगल ड्राइव का, वहां से इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी। शॉर्ट एंड ट्रिकी रखने की मैंने पूरी कोशिश की है। इसके अलावा समास में और कुछ नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा कोई और भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही 10-15 मिनट की वीडियो बता करके उस पर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक समझा दूं, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगला टॉपिक किस सब्जेक्ट का रखें, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के अंदर।